हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इटरेटर इन C++ STL। तो चूंकि हम लोग अभी सीक्वेंस कंटेनर्स पढ़ रहे थे, लेकिन कंटेनर में जब हम आगे जाके कई चीज पढ़ना चालू करेंगे तो वहाँ पे इटरेटर्स का काफी रोल होता है और उसको समझना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मुझे लगा कि इटरेटर्स को मैं पहले आपको बता दूं। ठीक है, तो इटरेटर्स को देखिए, C++ ने क्या किया है कि पॉइंटर्स को बहुत ज्यादा, चूंकि आपको पता है कि सी में भी जब जो भी लोग पॉइंटर्स पढ़ते हैं तो पॉइंटर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसीलिए C++ ने क्या किया कि पॉइंटर्स का यूज थोड़ा सा मिनिमाइज किया है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा मिनिमाइज किया है और बहुत स्मार्टली पॉइंटर को यूज करने के लिए STL ने आपको सुविधाएं दिया है। तो आप इटरेटर्स को समझ सकते हैं कि इटरेटर्स आर लाइक पॉइंटर्स। ठीक है, यूज टू एक्सेस द कंटेनर एलिमेंट, मतलब जो भी कंटेनर के एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए एक तरीके से इटरेटर्स को आप समझ सकते हैं पॉइंटर एलिमेंट्स। अब इटरेटर्स को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो पहले जो क्लास नेम जिसका इटरेटर आपको बनाना हो, कंटेनर का नाम जो भी होगा, कंटेनर का डेटा टाइप, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, 2 बार कोलन लगाते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन साइन बोलते हैं इसको, और फिर यहाँ पे इटरेटर, और फिर यहाँ पे इटरेटर वेरिएबल का नाम। आपने पढ़ा होगा कि मैंने आपको जब एरेफ भी पढ़ाया वहां पर भी, जब मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया वहां पर भी 2 मेथड थे, एक बिगिन था एक एंड था। तो बिगिन क्या करता है कि बिगिन जो एलिमेंट्स होता है, जो पहला एलिमेंट्स होता है उसके एड्रेस को पॉइंट करता है, और एंड देखने में तो लगता है कि एंड लास्ट के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, लेकिन एंड दरअसल लास्ट के एड्रेस को पॉइंट नहीं करता। ये मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें मैंने 5 एलिमेंट यहाँ पे ऊपर दिखाया दिया है 5, और 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पे मैंने सारे एलिमेंट्स को रख दिया है। और यहाँ पे क्या किया है कि मैंने साइज को रीड किया है, साइज इज द 5, और 0 से लेकर लेस देन साइज तक के लूप चला करके हर एलिमेंट को हमने यहाँ पर वेक्टर के अंदर डाल दिया। आप देख पा रहे हैं इसको। अब अगर मैं इसको कहूँ कि इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ, तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग मैं काम करता हूं कि मैं इसका एक छोटा सा आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो ये जो वेक्टर है, मान लीजिए कि आपने एक वेक्टर बना दिया 5 की साइज का। ठीक है, ये 5 की साइज का वेक्टर है। ठीक, वेक्टर भी एरे की तरह कंटिन्यूअस मेमोरी लेता है। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार एड्रेसेस लेता है। तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4। आपको पता है कि अगर वेक्टर का नाम v है तो ये कहलाएगा v ऑफ 0, v ऑफ 1, v ऑफ 2, v ऑफ 3, ठीक है, एंड v ऑफ 4। ये आपको पता है। एलिमेंट्स हमने यहाँ पे दे रखे हैं क्या, 10, 20, 30, 40 और 50। अब यहाँ पे एक बात बहुत खास समझने वाली है कि वेक्टर कंटिन्यूअस मेमोरी एरिया लेता है। तो कंटिन्यूअस मेमोरी एरिया क्या मतलब है कि अगर एक इंटीजर हम यहाँ पे माने कि 4 बाइट लेता है, तो अगर इसका एड्रेस है 1024, हम मान लेते हैं, एड्रेस हमारे कंट्रोल में तो है नहीं है, तो हमारा सिस्टम अलॉट करता है, लेकिन हम मान के चलते हैं 1024 है, तो अगला एड्रेस होगा 1028, मतलब 4 जोड़ दीजिए इसमें। अगला एड्रेस होगा, इसमें भी 4 जोड़ दीजिए, 1032। अगला एड्रेस होगा, इसमें भी 4 जोड़ दीजिए, तो 1036, और अगला एड्रेस होगा 1040। मैं मान के चल रहा हूं कि एक इंटीजर 4 बाइट लेता है, अकॉर्डिंगली हमने किया। तो बिगिन किसको पॉइंट करता है, ये जो बिगिन हमारा है, ये बिगिन पॉइंट करता है किसको, बिगिन जो है ये पॉइंट करता है, एक मिनट रुकिएगा, बिगिन पॉइंट करता है, ये जो बिगिन है ये पॉइंट करता है इस पहले एड्रेस को। ठीक है, और एंड किसको पॉइंट करता है, एंड पॉइंट करता है ये लास्ट एड्रेस के बाद वाले को। अब यहां पे तो कहेंगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो जी हमारा एंड लास्ट वाले को नहीं पॉइंट करता। एंड पढ़ने में तो ऐसा लगता है कि इसको पॉइंट करता होगा, लेकिन नहीं, एंड इसको पॉइंट नहीं करता। एंड पॉइंट करता है किसको, लास्ट के बाद वाले में, मतलब कोई गार्बेज टाइप का रेफरेंस मान के चलिए, मतलब एक तरीके से नल मान के चलिए, ये इसको पॉइंट करता है आप। ठीक है, तो अगर इसको हमको समझना है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि बिगिन और एंड क्या पॉइंट करता है, तो आप यहाँ पे एक बना सकते हैं। तो वेक्टर बनाने, इटरेटर बनाने के लिए क्या सिंटैक्स होता है, आप कह सकते हैं वेक्टर, फिर वेक्टर का डेटा टाइप,
अब फिर यहाँ पर 2 बार कोलन और यहाँ पर इटरेटर और यहाँ पे इटरेटर का नाम जो मन करे आप रख सकते हैं, जैसे आपने IT रख दिया। इसका मतलब कि अब ये इटरेटर किसको पॉइंट करेगा, एक वेक्टर टाइप एलिमेंट को पॉइंट करेगा। अब मान लीजिए कि मैंने कहा IT इज इक्वल टू वी डॉट बिगिन, ठीक है। तो वी डॉट बिगिन का मतलब कि अगर मैं इस ग्राफ के साथ में जाऊं तो इस ग्राफ के साथ में हमारा वेक्टर किसको पॉइंट कर रहा है, मतलब इटरेटर किसको पॉइंट कर रहा है, पहले को पॉइंट कर रहा है। तो पहले को कैसे प्रिंट कराएंगे। अब आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग सी में, ये हम लोग पढ़े हैं सी में, कि जब भी हमको किसी एड्रेस अगर हमको मिल जाए, उस एड्रेस की वैल्यू चाहिए तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते थे स्टार, है ना। यहाँ पर भी पॉइंटर ने, मतलब इटरेटर ने उसको मेंटेन रखा है कि अगर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बिगिन की वैल्यू, तो हम लिख सकते हैं सी आउट स्टार IT। तो आप देख सकते हैं बिगिन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो बिगिन की वैल्यू कितनी है, 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जब पढ़ा होगा, जैसे कि अब यहाँ पे एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि पॉइंटर में, अगर आपने पॉइंटर को ढंग से पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा पॉइंटर अर्थमेटिक्स, ठीक है। पॉइंटर अर्थमेटिक्स में क्या होता था कि जब भी हम पॉइंटर में एक ऐड करते थे, मान लीजिए कि हमारे पास कोई पॉइंटर था इस तरीके से, और इस पॉइंटर वेरिएबल में जब हम एक ऐड करते थे तो इसमें फिजिकली 1 नहीं ऐड होता था, बल्कि ये जाता था अगली मेमोरी एड्रेस पे। फिर उसमें अगर हम 1 ऐड करते थे तो वो जाता था अगली मेमोरी एड्रेस पे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इटरेटर में, जैसे मैंने कहा कि भाई ऐसा करो कि लाइन चेंज करके तुम प्रिंट कर दो क्या, IT प्लस 1, ठीक है। तो IT प्लस 1 क्या करेगा, IT प्लस 1 टेक्निकली ये क्या करेगा, IT के अंदर अभी तक क्या था, IT के अंदर था इस पहले का एड्रेस, प्लस 1 क्या करेगा, अगले पे चला जाएगा। जनरली प्लस 1 क्या करता है, एक बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंटर अर्थमेटिक्स का कंसेप्ट लगता है। तो पॉइंटर अर्थमेटिक कंसेप्ट क्या कहता है कि अगले लोकेशन पे जंप कर जाओ, फिर जब प्लस 1 करेंगे अगले लोकेशन, प्लस 2 करेंगे तो 2 लोकेशन छोड़ के जंप कर जाओ, इस तरीके से वो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी कितना प्रिंट हो जाएगा, 20 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो 10 प्रिंट हो गया और 20 प्रिंट हो गया। अब जैसे आप चाहते हैं, एक चीज और है कि जैसे प्लस की जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, 2 बार प्लस प्लस, आउटपुट में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा सॉरी, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, इसको प्री कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 20 आ गया आपका। तो प्री और पोस्ट वैसे ही काम करेगा जैसे सी में काम करता है। यहाँ पे क्या था कि हम कहते प्रिंट करके तब बढ़ाओ, तो जाहिर सी बात है प्रिंट करके तब बढ़ा रहा था। प्लस प्लस टी का मतलब पहले बढ़ाओ फिर प्रिंट करो, तो वो अगली एड्रेस पे चला गया। लेकिन प्लस प्लस में, और यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि प्लस टी और मतलब जैसे प्लस 1 और प्लस प्लस में यहाँ पे फर्क है। प्लस प्लस क्या करता है, मूव ऑन द नेक्स्ट इटरेटर, अगले इटरेटर पे मूव करता है, और प्लस 1 क्या करता है, मूव ऑन द नेक्स्ट लोकेशन, ठीक है। अब ये नेक्स्ट इटरेटर नेक्स्ट लोकेशन का क्या मतलब है, नेक्स्ट इटरेटर नेक्स्ट लोकेशन का क्या मतलब है, इस बात को समझने के लिए जैसे अगर आप इसको देखें ध्यान से, तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर अगली लोकेशन पे ये वैल्यू है, अगली लोकेशन पे ये वैल्यू है, अगली पे ये वैल्यू है, अगली पे ये वैल्यू है। इसी को बोलते हैं कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिग्यूअस का मतलब कि एक के बगल दूसरे, दूसरे के बगल तीसरे, तीसरे के बगल चौथा, चौथे के बगल पांचवा। लेकिन हर डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता। जैसे आपने लिंक लिस्ट पढ़ा होगा तो वहां पे क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और डायनेमिक का मेमोरी एलोकेशन रैंडम होता है। मतलब हो सकता है कि एक लोकेशन 1024 हो तो अगली लोकेशन 1052 हो, अगली लोकेशन हो सकता है कि 1022 हो, कुछ करके ऐसा कुछ करके हो सकता है। मतलब इसका कोई सीक्वेंस होना जरूरी नहीं है। अगर इसको आप STL के संदर्भ में देखना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए लिस्ट को, कि वेक्टर सपोर्ट करता है रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस का मतलब कि जैसे आप यहाँ पर हैं तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, आप यहाँ पे हैं तो इसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब किसी भी एलिमेंट को हम लोग एड्रेस पे +3 +4 +5 करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। लेकिन लिस्ट जो है, जैसे अभी लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे, लिस्ट है बाई डायरेक्शनल एक्सेस। मतलब या तो हम लिस्ट में एक आगे वाले एलिमेंट को ले सकते हैं या तो एक पीछे वाले को ले सकते हैं। हम सीधा पहले पे हैं और पांचवें पे नहीं जा सकते, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप डी क्यू पढ़ेंगे, डबल एंडेड क्यू पढ़ेंगे, तो ये भी रैंडम एक्सेस होता है, किसी भी एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। मैप को आप पढ़ेंगे आगे चल के तो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब ठीक एक आगे वाला या ठीक एक पीछे वाला आप कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मल्टी मैप भी कर सकते हैं, उसी तरीके से सेट भी आप कर सकते हैं, उसी तरीके से
मल्टी सेट भी कर सकते हैं, मतलब हम आगे या पीछे जो भी मूव करेंगे तो एक सीक्वेंस से मूव करेंगे, या तो आगे चलेंगे या तो पीछे, दोनों तरफ मूव करने की हमको फैसिलिटी देगा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे स्टैक इटरेटर सपोर्ट नहीं करता, क्यू इटरेटर सपोर्ट नहीं करता, प्रायोरिटी क्यू इटरेटर सपोर्ट नहीं करता, तो जब कल को आप स्टैक और क्यू पढ़ेंगे तो वहां पर अगर आप इटरेटर मत लगाइएगा प्रिंट करने के लिए, क्योंकि इटरेटर को सपोर्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो अब क्या है कि यहां पर अगर हम लोग देखें कि भाई एक वेक्टर को कैसे प्रिंट कराएंगे, तो अगर आप देख सकते हैं कि वेक्टर को प्रिंट कराने का तरीका बड़ा आसान है कि अगर आपने एक इटरेटर तो बना ही लिया, पूरे वेक्टर को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपने कहा कि वेक्टर नहीं सॉरी आपने कहा कि फॉर यहां पर आपने क्या बनाया था, IT बनाया था, IT इक्वल टू क्या, v डॉट बिगिन। ठीक है, और फिर आपने कहा कि जब तक IT नॉट इक्वल टू क्या, v डॉट एंड, और यहाँ पे आप कर सकते हैं क्या, प्लस प्लस IT, ये हो गया आपका। और आप सी आउट क्या कर दीजिए, आप कर दीजिए स्टार ऑफ IT को आप प्रिंट कर दीजिए लाइन चेंज करके, तो आप देख सकते हैं ये सारे एलिमेंट इटरेटर से आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो हमने कहा बिगिन से चलो कब तक, जब तक क्या ना हो जाए, जब तक एंड ना मिल जाए। एंड का मतलब कि लास्ट के बाद वाला, मतलब जब तक खत्म ना हो जाए, कुल मिला के ऐसे समझ जब तक नल ना मिल जाए। ठीक है, तब तक क्या करो, तब तक इसको प्रिंट करते जाओ, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं सारे एलिमेंट आपके प्रिंट हो गए। ठीक है, तो इटरेटर्स में क्या होता है कि आप यहाँ देखिए, अब अगर हम लोग इटरेटर्स को मान लीजिए इटरेटर्स में पेयर हो, जैसे हमने कहा कि भाई अगर हमारे पास इटरेटर्स में पेयर हैं, कि जैसे हमने कहा कि वेक्टर के अंदर पेयर है और पेयर में कुछ वैल्यूज हैं, इनको किस तरीके से करेंगे, तो अब जो इटरेटर बनेगा वो जिस तरीके की वैल्यू होता है, जिस तरीके के वैल्यू को इटरेट करना होता है, उसी तरीके का इटरेटर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम मान लीजिए कि अगर मैं इस एग्जाम्पल को लूँ, तो इस एग्जाम्पल में क्या है कि एक वेक्टर के अंदर पेयर है और पेयर के अंदर कुछ वैल्यूज हैं और उसको हमें इटरेट करना है। तो अगर आप इसको देखें तो मैं इसको यहीं पे समझा दे रहा हूं आपको। ठीक है, इसमें क्या है कि एक वेक्टर है, वेक्टर में पेयर है, पेयर में कुछ वैल्यूज हैं, तो अगर आपको करना है तो वेक्टर पेयर इंटीजर इंटीजर, फिर आपने पेयर इटरेटर उसका बना लिया। अब यहाँ भी v डॉट बिगिन v डॉट एंड करके आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि पेयर में दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक होती है फर्स्ट और एक होती है सेकंड, तो इटरेटर की पहली वैल्यू, इटरेटर की सेकंड वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जैसे या तो आप स्टार IT डॉट फर्स्ट करिए, स्टार IT डॉट सेकंड करिए, या तो एक सिंटैक्स इसका और होता है कि आप एरो लगा दीजिए कि IT एरो फर्स्ट, IT एरो सेकंड, ये इस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेयर वगैरह चाहे जिस डेटा स्ट्रक्चर को जो भी इटरेटर सपोर्ट करता है वहां पे जाके आप इटरेट कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि C प्लस इटरेटर का सिंटैक्स थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज्यादातर बच्चे इटरेटर को यूज करना अवॉइड करते हैं क्योंकि इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब क्या करते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि C++ अगर आप पढ़ रहे हैं 11 में, तो C++ 11 ने इसको और आसान तरीका कर दिया। उसने कहा कि इटरेटर को आपको ऐसे करना ही नहीं है, आप यहाँ पे इसको रेंज बेस्ड लूप आप यूज कर सकते हैं, रेंज बेस्ड लूप। तो रेंज बेस्ड लूप का मतलब ये होता है कि फॉर, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, अगर मान लीजिए यही चीज हमको इटरेटर से ना प्रिंट होके रेंज बेस्ड लूप से प्रिंट करना होता तो मैं कैसे करता। हमने कहा कि फॉर यहाँ पे फिर लिखा जाता है किस डेटा टाइप की वैल्यू आने वाली है, तो हमको पता है कि वेक्टर के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो जो भी आएगी वो क्या आएगी, इंटीजर टाइप की आएगी। तो हमने यहाँ पे कहा इंटीजर ऑफ नम। ठीक है, अब इंटीजर ऑफ नम पहले से नहीं है, फिर कोलन, जहां से वैल्यू आनी है, मतलब कंटेनर क्या है v, आप देखिए हो गया, तो इसको बोलते हैं रेंज बेस्ड लूप। रेंज बेस्ड लूप का मतलब होता है ऑटोमेटिक इटरेट कर देगा। तो आप देख सकते हैं इटरेटर का सिंटैक्स तो खतरनाक सा था, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। तो ये क्या करेगा, ये v एक एक एलिमेंट उठा के कहाँ पे डालेगा, नम के अंदर डालेगा, फिर नम को आप प्रिंट कर दीजिए। तो पहले v के अंदर 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम आउटपुट सेम है, आउटपुट में कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पे एक बात थोड़ा सा और समझने वाली होती है कि अगर मान लीजिए कि हमने ऐसा किया और मान लीजिए मैं चाहता हूं कि इन वैल्यूज में 5-5 ऐड हो जाए, तो मैंने क्या किया कि फॉर जैसे मैंने कहा int नंबर और यहाँ पे v किया हमने, और मैंने कहा कि नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 5, सारे नंबर में 5-5 ऐड हो जाए। और 5-5 ऐड होने के बाद मैं फिर से प्रिंट कराना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि स्लैश एन आफ्टर चेंज, ठीक है, आफ्टर चेंज।
तो आफ्टर चेंज मैं वैल्यूज को फिर से प्रिंट कराना चाहता हूँ, और मैंने वैल्यू को फिर से प्रिंट करा दिया। जैसे हमने कहा int num कामा v, अब हमने कहा कि भाई नम को प्रिंट कर दो, ठीक है, तो ये नम को प्रिंट कर दो, और यहाँ पे देखिए गैप दे दिया हमने। तो अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो आप देखिए यहाँ पर कि नम में कोई चेंज नहीं आया। आपने यहाँ नम इक्वल टू नम प्लस 5 तो किया, लेकिन चूंकि प्रिंट कराया नहीं और यहाँ पे चेंज हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि v की बार बार एक कॉपी क्रिएट हो, v की जो भी करंट वैल्यू होगी, जैसे 10 आया तो एक कॉपी क्रिएट होगी नम के अंदर, फिर 20 आया तो एक कॉपी क्रिएट होगी नम के अंदर। हम चाहते हैं कि वो सेम रेफरेंस जाए वहां पर, मतलब v का जो भी रेफरेंस है वो रेफरेंस चला जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पे देना होगा एंड सिंबल, ठीक है। तो जब आप एंड सिंबल दे देंगे तो आप देखिए कि आप में जो वैल्यू आपने चेंज किया था ऊपर नीचे देखिए अपने आप चेंज हो गया। यहाँ पे 15, 25, 35, 45, 55। इसका मतलब कि इससे पहले क्या हो रहा था कि v की जो वैल्यू आ रही थी नम, उसकी एक कॉपी क्रिएट हो रही थी नम के अंदर। अभी क्या होगी कि जो v का जो मेमोरी एड्रेस होगा 10 का, वो सेम कॉपी हो जाएगा किसके अंदर, नम के अंदर। तो उस मेमोरी एड्रेस पे जो भी चेंजेस होगा ऑटोमेटिक वो बाद में जाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं C++14 ने एक और बहुत जबरदस्त चीज दी, ठीक है। 11 नहीं दे दी थी, बल्कि इनफैक्ट कि हमें ये भी बताने की जरूरत नहीं कि हमें किस तरह की वैल्यू को होल्ड करना है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब यह है कि ये तो आपने बता दिया कि इंटीजर है, तो इंटीजर आपको पता था कि वेक्टर के अंदर इंटीजर है। कई बार क्या होता है कि हमको पता नहीं होता कि वेक्टर के अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो कैसी है, या हो सकता है कि वेक्टर के अंदर कई तरह की अलग अलग हो सकता है, स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कभी नंबर हो, तो पता नहीं कैसी वैल्यू आने वाली है। तो अगर ऐसा कभी केस होता है कि हमको एग्जैक्टली नहीं पता है कि वेक्टर से कैसी वैल्यू आने वाली है, तब ऑटो चला सकते हैं। जैसे आपने कहा ऑटो नम कामा वी, ठीक है। आउटपुट आप देखिए कोई बदलाव नहीं आएगा, सेम आउटपुट आ जाएगा, जो सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि वेक्टर के अंदर किस तरह की वैल्यूज है, ऑटो नम अपने आप उसको कन्वर्ट कर देगा। लेकिन मेरा मानना है कि जब भी आप ऑटो लगाते हैं तो ऑटो एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, क्योंकि जब भी ऑटो क्या करता है, ऑटो एक भाई कैसी भी वैल्यू दे दें उसको होल्ड कर लेगा। तो कैसी भी वैल्यू देने के लिए, होल्ड करने के लिए जाहिर सी बात है कि अपर साइज की मेमोरी लेगा, तभी तो किसी तरह की वैल्यू को होल्ड कर पाएगा। तो इससे क्या होता है कि मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करेगा, जबकि अगर आप एग्जैक्टली डेटा टाइप दे देंगे तो जितना मेमोरी लगना है उतनी ही मेमोरी लगेगी, ठीक है। तो जब भी हम लोग एक इफिशिएंट प्रोग्राम करते हैं तो हर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान हम लोग रखते हैं कि किस तरीके से ये काम कर सकता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको इटरेटर का एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है, कि इटरेटर को हम लोग कैसे, जैसे सीक्वेंस एक्सेस जहां पर भी होता है वहां तो हम लोग एरे की तरह एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जहां पर भी सीक्वेंस एक्सेस नहीं है वो रैंडम मेमोरी वो एलोकेट कर रहा है, वहां पे हमको इटरेटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।